नाज़रीन, इटली के दारुल हुकूमत रोम में अगले हफ्ते अमरीकी क़यादत में इजराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने जा रहा है, जिसे खित्ते में कशीदगी कम करने और जंगबंदी के बाद सिक्योरिटी मुआहिदों पर अमल दरामद को आगे बढ़ाने की एक अहम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लबनान में जंगबंदी ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती याददाश्त की अव्वलीन शिक है, तो इसलिए भी लबनान में अमन का कायम होना ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि इजराइल और लबनान के दरमियान ये मुज़ाकरात 4 से 6 अगस्त के दरमियान होंगे। उन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी सरहद से मुतल्लिक देरीना तनाज़ात पर तबादला ख्याल होगा। हालिया दिनों में एक पायलट जोन के क़याम और लबनानी सदर जोसेफ ऑन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद सिफारती अमल में नुमाया पेशरफ्त हुई है, जिसने मुज़ाकरात के इस नए दौर के लिए फ़ज़ा को निस्बतन साजगार बनाया है। रोम में होने वाली ये बातचीत दरअसल अमरीका की क़यादत में तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद की जानिब एक अमली कदम समझी जा रही है। मुज़ाकरात के एजेंडे में पायलट जोन्स की तादाद बढ़ाने के अलावा ज़ेरे इल्तवा सरहदी तनाज़ात का हल और एक जामे अमनो सलामती मुआहिदे की तरफ पेशरफ्त शामिल है। लबनान और इजराइल के दरमियान सरहदी तनाज़ात भी बदस्तूर एक बड़ा चैलेंज है। लबनान का मुतालिबा है कि इजराइल उन इलाकों से अपनी फौज वापस बुलाए जो लबनानी हुदूद में आते हैं, जबकि इजरायली सिक्योरिटी जमानतों को किसी भी पेशरफ्त के लिए बुनियादी शर्त करार दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई ने इस दौरान ये वाज़ेह किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान किसी भी अमन मुआहिदे का इन्हसार इस बात पर है कि इजराइल लबनान पर अपने हमले बंद करे। मुज्तबा खामनाई ने न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि जनूबी लबनान के अवाम की भी खुलकर हिमायत का इयादा किया और उसे ईरान की स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी करार दिया। उनका यह मौक़िफ़ एक ऐसे वक्त सामने आया जब ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में वक्ती कमी और सिफारती राबितों की बहाली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। दूसरी जानिब लबनान खुद भी इस तनाज़े का बराह रास्त फरीक बन चुका है। मार्च में हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इजराइल पर हमलों के बाद कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसकी एक वजह इजराइल की जानिब से लबनानी इलाकों पर मुसलसल बमबारी भी बताई जाती है। जून में अमरीका की सालसी में एक फ्रेमवर्क मुआहिदा तय पाया जिसमें इजरायली अफवाज के मरहलावार इनखला की बात की गई, लेकिन उसके लिए न सिर्फ कोई वाज़ेह टाइमलाइन दी गई बल्कि उसे हिजबुल्लाह के गैर मुसल्लह होने से मशरूत कर दिया गया। ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने यह शर्त मुस्तरद कर दी, जबकि माहिरीन के मुताबिक यह मुआहिदा यकतरफा और इजरायली मौक़िफ़ के करीब तर है। ज़मीनी सूरत हाल भी मुज़ाकरात में इस तात्तुल की अक्कासी करती है, जहां इजरायली अफवाज न सिर्फ लबनान से मुकम्मल इनखला से गुरेज कर रही हैं, जबकि जनूबी लबनान में मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयां भी जारी रखे हुए हैं, जिनमें गोलाबारी और सर्च ऑपरेशन शामिल है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हालिया झड़पों में हजारों अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ने भी इजराइल पर जंगबंदी की हजारों खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद किया। ऐसे में रोम में होने वाले मुज़ाकरात को एक अहम मौका तो जरूर समझा जा रहा है, लेकिन यह सवाल बदस्तूर मौजूद है कि क्या फरीकैन इस पेचीदा तनाज़े के किसी पायदार हल तक पहुंच पाएंगे या ये सिफारती कोशिश भी सिर्फ एक वक्ती पेशरफ्त तक ही महदूद रहेगी। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, रोम अब मरकज़ निगाह बनने जा रहा है, वो इसलिए कि वो जो MOU पहला साइन हुआ था ईरान अमरीका के माबैन, उसकी पहली शिक के अंदर ये बात थी कि लबनान, हिजबुल्लाह वो महाज खामोश होना चाहिए, वहाँ से इजरायली फ़ौज जो है उसे वापस होना चाहिए। तो अब की बार ये जोसेफ ऑन की जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ और फिर उसके बाद अभी बेंजामिन नेतन्याहू खुद जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, तो इस मुज़ाकराती राउंड को किस नज़र से देखना चाहिए, कितनी पॉजिटिविटी इसके अंदर ढूंढनी चाहिए? जी बिल्कुल यासिर भाई, आपने सही कहा कि मैं समझता हूं कि जब ये MOU साइन किया गया था तो उसके अंदर जितने भी मामलात थे वो किसी हद तक मेंशन थे और बहुत सी चीजें थी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, मे भी वो मेंशन नहीं हुए थे, लेकिन उनके बारे में जो बात की जाती थी कि लेबनान में सीज फायर फिल 4 कर दें, तो हम उस वक्त भी ये कहा करते थे कि देखिए 47 साल का आपस में एक ट्रस्ट का गैप है, उसको फिल होने में वक्त लगेगा। और मेरी नज़र में जो भी इसमें मीडिएटर्स थे, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई और कुछ लोग जो प्रोसेस के बहुत करीब हैं, उन्होंने ये बताया कि दोनों अतराफ, अमेरिका हो या ईरान हो, उनके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो उनके डिसीजन मेकर्स हैं वो इस मामले को हल करने में सीरियस है। बिलखुसूस अमेरिका के हवाले से तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि वो ऑब्वियसली चाहते थे कि ये मसला हल हो जाए। ईरान के अंदर भी एक बड़ी तादाद जो थी उनके डिसीजन मेकर्स की, वो तो ये समझती थी, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहां जरूर थे जिनको आप रेडिकल कह सकते हैं, हॉकिश कह सकते हैं। वो उनका ट्रस्ट का फुकदान इतना ज्यादा था कि वो किसी बात पे भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आपने देखा कि जो लेबनान का इशू है, मेरी नजर में वो अपने एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हुआ उसी वक्त नजर आ गया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि लेबनान के अंदर जो मसला है उसको समझने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये समझें कि वहां पे लेबनान की हुकूमत
एक अलहदा चीज है और हिजबुल्लाह एक अलहदा चीज है। ठीक है, एक मुल्क की हुकूमत के साथ आप मुज़ाकरात कर सकते हैं। इजराइल का मौक़िफ़ ये था कि हम अगर बात करेंगे तो हम लेबनान के साथ करेंगे। हिजबुल्लाह तो वहां पे एक नॉन स्टेट एक्टर है, यानी वो उन पे हमला आवर है, ये उन पे हमला आवर है। बिल्कुल, इजराइल ने जो तजावुजात की हैं लेबनान के अंदर वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इजराइल को नहीं चाहिए कि वो तजावुजात करे, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही हिजबुल्लाह को भी एक आर्म स्ट्रगल करने से बेहतर है कि आप जब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने। इसी अच्छा, तरह आपने मलिक साहब कहा कि मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने, वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा किस तरीके से बन सकते हैं? दूसरी बात यह कि एमओयू की जो पहली शेक है सर, उसके अंदर अगर लबनान का तज़किरा है तो ईरान की एनेक्स से देखा जाए तो वो लबनानी उस हुकूमत का नहीं है जिसके सदर जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। उनकी नजर में लबनान की हुकूमत जो है वो हिजबुल्लाह की है, तो उनके एलाए जो है वो इस पूरे मंजरनामे से बाहर हैं। तो फिर इसका आउटकम जो है वो अमेरिका की नजर में कुछ और निकलना है, इजराइल की चाहतों के मुताबिक कुछ और निकलना है, और ईरान की ख्वाहिशों के मुताबिक तो कुछ और है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो कि दुनिया की यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्री जो मेंबर गवर्नमेंट है उसको आप कहें कि वो हुकूमत नहीं है और हम एक रेबल फोर्स को हुकूमत मानते हैं? इसका मतलब है आप इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते, आप यूएन को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते। मलिक साहब आपकी जेडीज, आपके एसओपीज, आपके नजदीक जो दुनिया है वो सिफारती आदाब से कुछ और है। लेकिन सर, हमने इस दुनिया के अंदर ये देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की दावेदार जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसका सदर ये कहे कि हमने असलहा किसी को पहुंचाया था, उन्होंने आगे नहीं पहुंचाया। और वो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें ईरान के अंदर, हम ये भी देखें कि जब शाम के अंदर बशारुल असद की हुकूमत थी तो किस तरीके से किसी दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स को कौन कौन सपोर्ट करता रहा। हमें यह भी मालूम है कि किस तरीके से कुर्दों को सपोर्ट किया जाता है। हमें यह भी मालूम है कि किस तरीके से दुनिया में अपने अपने जो रखे होते हैं स्लीपर सेल, उनको किया जाता है। तो सर, वहां पे फिर तरजीहात और तशरीहात मुख्तलिफ हो जाती हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है वो जो तमाम प्रॉक्सीज को सपोर्ट कोई भी करता है वो सही करता है? मेरी नजर में गलत करता है, मैं उसको गलत कहूंगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो किसी मुल्क में भी हो। मैं समझता हूं कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसी मुल्क के अंदर, कल खुदा ना खास्ता एक ग्रोह जो है रेबल ग्रोह किसी मुल्क में, हमारे मुल्क के किसी कोने में खड़ा हो और कोई उसको आके सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो हम क्या कहेंगे उसको? हम तो कहेंगे ना कि ये गलत है। हम इसी तरह जो अपने मुल्क के लिए गलत समझते हैं हमको दुनिया के लिए भी गलत समझना चाहिए। देखिए, इस मसले का अगर कहीं पे अमेरिका ने या किसी ने किसी नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट किया है, हम उसको भी कंडेम करेंगे, कंडेम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो दुनिया का जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको हम यकीन रखते हैं, वो तो नेशन स्टेट्स में यकीन रखता है। नेशन स्टेट्स वो होती हैं जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की मेंबर होती हैं और वो उनकी लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है, रिट ऑफ स्टेट का हक उनका है। अगर उनके मुल्क में कोई नॉन स्टेट एक्टर होगा, आप ये कहें कोई थर्ड मुल्क आके ये बोले कि हम उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, तो बहुत बसत एहतराम यासिर भाई, मैं तो उसको अप्रूव नहीं करूंगा, ना ही मैं उससे एग्री कर पाऊंगा। लेकिन हम क्योंकि इस मसले को हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरी गुजारिश में ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी ये मामला तय होने के करीब है। देखिए, अगर मज़ाकरात रोम में हो रहे हैं और उस मज़ाकरात के नतीजे में वो तमाम कंसर्न्स जो कि लेबनीज लोगों की हैं वो एड्रेस हो जाती हैं और लेबनान के अंदर अमन हो जाता है, तो मैं तो उसको वेलकम करूंगा। अच्छा मलिक साहब, थोड़ा सा रैशनल होके और हकीकत पसंदाना होके सर, कि आप क्या समझते हैं कि किस हद तक मसला हल? अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स या दुनिया नॉन स्टेट एक्टर्स हिजबुल्लाह को मानती है और हिजबुल्लाह से अभी तक वो इलाके वागुजार तो वो हुकूमत नहीं करवा सकी जो हुकूमत वहां पे बराजमान है, और उस हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर वो हिजबुल्लाह को किस हद तक डिसआर्म कर सकती है? सर, मसला तो जूं का तू ही रहेगा ना। इजराइल की ख्वाहिशात है हिजबुल्लाह डिसआर्म हो, हिजबुल्लाह डिसआर्म होने की बात नहीं करती। हिजबुल्लाह का अलायंस उस मौजूदा हुकूमत के साथ हो नहीं सकता। तो उनसे की गई बात किस हद तक नुमाइशी है और किस हद तक अमली है? देखिए, पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हम दुनिया में रह रहे हैं तो हम किस कानून और ज़ाब्ते के तहत रहना चाहते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हम जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जिस पे पूरी दुनिया एग्री करती है, हम उसको नहीं मानेंगे, तो फिर तो इस गुफ्तगू का कोई मंतकी अंजाम नहीं निकल सकता। आपका मौकिफ आपका होगा, मेरा मौकिफ मेरा होगा, देखने वाले का अपना मौकिफ होगा। लेकिन जो दुनिया में रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बना है उसके नतीजे, उसकी वजह यही है कि आप कुछ रूल्स ऑफ द गेम सेट करें, उनके नतीजे में आप इस दुनिया को लेकर आगे बढ़ें। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं कि ये हकीकत पसंदाना, या आप कह सकते हैं कि अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो कभी कभी ये रूल्स नजर नहीं आते। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम
उस लॉ एंड ऑर्डर जिसके बारे में हम यकीन रखते हैं हम उसको छोड़ दें। मेरी नजर में देखिए मसाइल हमेशा रहते हैं। मैं ये आपके सामने कभी भी नहीं कह सकता कि तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से लेके मसाइल तो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो सफारतकार होते हैं जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि इस मसले का हल तलाश करने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए, बजुज इसके कि उसके सामने रुकावटें आती हैं। रुकावटें कौन खड़ी करता है, क्यों खड़ी करता है, ये फिर लंबी बहस हो जाएगी। आपका मौकिफ कुछ और होगा, किसी दूसरे का शायद कोई और हो। लेकिन मैं एक चीज पे आपके साथ एग्री करता हूं कि आपका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट और देखने वालों का इंटरेस्ट इस चीज पे तो है ना कि इस खित्ते में अमन होना चाहिए। अमन होने के लिए जरूरी है मुज़ाकरात हो। मुज़ाकरात मेरी नजर में जो MOU था वो एक ऐसी फाउंडेशन फराहम करता है जिसके नतीजे में आप अमन की इमारत उस पर खड़ी कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं, आपको लेबनान में भी देखना है, फलस्तीन में भी देखना है, आपने हुर्मुज को भी देखना है, आपने ओमान की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी देखना है। लेकिन अब ये मामलात जो है पेचीदा जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूं अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी अतराफ हैं इस तमाम मुज़ाकरात के अमल में, वो किसी हद तक कुछ मामलात पर जो है वो एग्री हो जाए ताकि एटलीस्ट जो है अमन की तरफ हम लौट सकें। अच्छा मलिक साहब, मेरा एक आखिरी सवाल इस ज़मन में, आप क्या समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो इलेक्शन है इजराइल के अंदर, बेंजामिन नेतन्याहू को कौन सा नतीजा जो है वो फ़ायदा दे सकता है लबनान के महाज पे? ये ईरान के महाज को अगर इससे सरफ नज़र भी कर लें तो सिर्फ लबनान के महाज पे कौन सा नतीजा जो है वो बेनिफिट दे सकता है? यासिर साहब, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मैं जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो क्या करता है, मैं उसकी ना तो पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूं ना मैं उस नेतन्याहू के बारे में इतना सोचता हूं। मेरा इंटरेस्ट तो इस खित्ते में अमन है। मैं समझता हूं आप भी ऑफ कोर्स यही चाहते होंगे, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन के आउटकम्स कोई भी हों, जो भी हुकूमत वहां पे होगी, कल ये नहीं होगा कोई और होगा। माजी में यित्ज़हाक रबीन थे जब ये ओस्लो अकॉर्ड हुआ, अभी भी मुख्तलिफ उनके वजीर आजम आते जाते रहते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि इससे कोई बेहतर शख्स आएगा, कोई प्रैग्मेटिक शख्स आएगा जो जिस तरह से इसने बुचरिंग की है इस इलाके में, वो तो इस खत्ते के अंदर मजीद सिचुएशन तो कॉम्प्लिकेट ही करेगा। अगर ये इलेक्शन हार जाता है तो मैं समझता हूं जो कोई भी बरसर इक़्तिदार आएगा उसकी प्रायोरिटीज भी यही होंगी कि इन मसाइल का हल तलाश किया जाए। बिकॉज देखिए परपेचुअली आप हालत जंग में नहीं रह सकते। आपने जो ओस्लो अकॉर्ड के अंदर अपने इसराइल के जो अपने हुदूद थे उसके अंदर इसराइल को लौटना पड़ेगा। इसराइल इस तरह नहीं कर सकता कि वो तजावुजात करता रहे, कभी लेबनान में घुस जाए, कभी दूसरी जगह पे घुस जाए और वो फिर समझे कि यहाँ पे अमन होगा। अमन के लिए जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के रिट ऑफ स्टेट को एक्सेप्ट करें। तो लिहाजा आपके सवाल के जवाब में मैं यूं कहूंगा कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं समझता हूं जो भी हुकूमत है इस वक्त वो किसी हद तक प्रेशर में भी है। इजरायली गवर्नमेंट, आपने देखा होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द US ने कितने सख्त अल्फाज में उनको लताड़ा भी है। तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं है कि वो इम्प्यूनिटी से चलते जाएंगे। हर तरफ से इस चीज का इदराक हो चुका है कि इन मामलात को हमने डिस्कशंस के जरिए हल करना है, वरना ये तसादुम का रास्ता जो है इस खित्ते के लिए, इस दुनिया के लिए, बिलखुसूस अगर आप इकोनॉमिक एंगल से देखें तो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स बन रही हैं। तो इनको रोकना जरूरी है, अमन की तरफ लौटना जरूरी है। और जो खुश आइंद पहलू है कि कुछ अमन की जो काविशें हैं वो दोबारा से मुतहर्रिक हुए हैं। मीडिएटर्स पाकिस्तान भी है, कतर भी है, कुछ और दोस्त भी हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो शमा अमन की हम उठाए हुए खड़े हैं तूफान के सामने, वो जलती रहेगी।